नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल एकेडमी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं शेखावाटी मिशन 100 2024 कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के चौथे पाठ अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मुख्य रूप से जैसे यूएनओ है, आसियान है, ऐसे देश हैं। तो आज हम इन संगठनों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये कथन है डैग हैमरशोल्ड का, जो कि यूएनओ के महासचिव थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने राष्ट्र हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां देश जो है वो दक्षिणी सूडान है। इससे पहले 192वां देश जो था वो मॉन्टेनिग्रो था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में कोई भी राष्ट्र अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में कोई भी राष्ट्र जो है वो 5 प्रतिनिधि अधिकतम भेज सकता है। तो उत्तर 3 इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग यानी कि नीदरलैंड में है। तो इसका भी तीसरा नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 15 होती है और इनका कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष होता है। तो अगले प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो ये न्यायाधीश जो है वो 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य 51 है। अगला प्रश्न है, IMF के कुल कितने सदस्य हैं? IMF का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 189 सदस्य जो हैं वो इसके सदस्य हैं, 189 देश। तो उत्तर 1 जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IMF में सर्वाधिक मताधिकार किस देश के पास है? तो IMF में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सर्वाधिक मताधिकार है वो अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, IMF में भारत का कितना प्रतिशत है? तो भारत का प्रतिशत जो है वो 2.64 है, यानी इसमें उत्तर 1 जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। तो उसमें भी उत्तर 1 जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? तो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनकी संख्या 10 है, इनका निर्वाचन 2 वर्ष के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कब की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 11 से बढ़ा के 15 की गई थी 1965 में। तो उत्तर 4 इसमें सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या में जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 5 है, अस्थायी की संख्या 10 है। ये 10 संख्या जो है वो 1965 में की गई थी। प्रश्न को ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई? तो 2006 में मानवाधिकार की परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें 47 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं सदस्य? तो इसके सदस्य 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत ने यूएनओ की चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो हमें पता है कि भारत जो है उसका एक मूल सदस्य है, जिसको स्थापक सदस्यों में माना जाता है। तो जब इसकी स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी, 30 अक्टूबर को भारत ने इसका सदस्य बन गया था, हस्ताक्षर कर दिए थे। हालांकि उस समय भारत जो है वो उपनिवेश था, पूर्ण रूप से संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं बना था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव जो है वो एंटोनियो गुटेरेस है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्राइकुली थे और इसके बाद में डैग हैमरशोल्ड बने थे। अगला प्रश्न है, महासचिव जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, डैग हैमरशोल्ड की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उन्हें एक नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये प्रश्न भी है, मरणोपरांत जिनको शांति पुरस्कार दिया गया था उनका नाम डैग हैमरशोल्ड है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जिन्होंने एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो ये बुतरस घाली हैं, जिन्होंने एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की थी। तो उत्तर 3 इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार वीटो प्रयोग करने वाला देश कौन सा है?
तो यह देश सोवियत संघ रूस है जिसने सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, अब एक लाइन वाले प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, मूल सदस्य है, संस्थापक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्वगामी संगठन कौन सा था? तो हमें पता है कि राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्वगामी संगठन माना जाता है। महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा महासभा की सुरक्षा परिषद की सलाह देती है और महासभा जो है वो महासचिव की नियुक्ति करती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अधिकारी कौन सा होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अधिकारी महासचिव ही होता है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जो है वो इसके महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास प्रणाली के अंतर्गत अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी 1 नवंबर 1994 को जो आज़ाद हो गया था वो देश था पलाऊ। अब पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद अब इस न्यास परिषद के कोई विशेष औचित्य या उपयोगिता नहीं रही है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं? तो वर्तमान में 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र में किन देशों के पास वीटो शक्ति है? तो रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 देश जो हैं ये स्थायी सदस्य हैं और इनके पास ही वीटो पावर है। अगला प्रश्न है, IMF का पूरा नाम क्या है? तो ये अपने पहले भी चर्चा की थी कि IMF का पूरा नाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है? तो न्यास परिषद जो है इसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या 54 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच में सहयोग को बढ़ाना। UNDP का पूरा नाम क्या है? तो UNDP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। G7 या कि ग्रुप 7 के सदस्य देश बताइए। तो ग्रुप 7 के सदस्य हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। IMF का मुख्य कार्य क्या है? IMF जो है ये वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सलाह भी देता है, सहायता देता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसी दिन इसका चार्टर लागू हुआ था। तो इसी तिथि यानी कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संख्या 15 कब की गई? 1965 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या जो है वो 11 से बढ़ा करके 15 कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सुरक्षा परिषद के कौन से सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है? तो भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों और अस्थायी सदस्यों दोनों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। अगला प्रश्न है, IAEA का पूरा नाम क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी और यह परमाणु ऊर्जा एजेंसी मानी जाती है और इसकी स्थापना जो है वो 1957 वियना, ऑस्ट्रिया में हुई थी। अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब और किसने किए थे? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेनी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर 14 अगस्त 1941 को हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये विश्वव्यापी तापवृद्धि मानी जाती है। ये ग्रीन पॉलिटिक्स का विषय है, पारिस्थितिकी राजनीति आजकल सबसे ज़्यादा चल रही है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से जो तापमान बढ़ रहा है इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ती है और समुद्र के जो आसपास के तटीय इलाके हैं, जो बड़े शहर हैं, वो डूब जाते हैं। तो वर्तमान विश्व जो है या विश्व राजनीति जो है वो ग्रीन पॉलिटिक्स पे टिकी है। इनका मतलब है कि मानव जाति को युद्ध से भी ज़्यादा खतरा जो है वो इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संकटों से हो सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसमें भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा व शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद चार्टर के किस अनुच्छेद द्वारा करती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर का अनुच्छेद 24 जो है उसके द्वारा सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा से जुड़े मामलों का निपटारा करती है। अगला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। अगला है, ह्यूमन राइट वॉच क्या है?
यह मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है जिसको हम एनजीओ कहते हैं। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है। तो हमने अभी चर्चा की थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और वित्तीय और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाता है। सुरक्षा परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है और इसका चुनाव महासभा करती है। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद के कोई 2 कार्य बताओ। सुरक्षा परिषद का पहला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा रखना। दूसरा कार्य है किसी भी बड़ी घटना या विवाद की जांच का आदेश देना। तो इस प्रकार ये छोटे प्रश्न है, इसमें हमने MCQ कर लिए हैं, 1 लाइनर कर लिए हैं। अब थोड़े से लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो हैं, तो आइए इनको शुरू करते हैं अपन। पहला है विश्व बैंक पर टिप्पणी लिखिए। तो विश्व बैंक की जो औपचारिक स्थापना थी वो 1944 में की गई थी। विश्व बैंक की गतिविधियों में प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। यह बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण, उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा तैयार करना, सड़क है, विकास है, बिजली है, सुशासन है, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास के लिए काम करती है और ये आसान रूप से अपने सदस्यों को ऋण उपलब्ध करवाती है, अनुदान देती है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन क्या है, यानी कि WTO। WTO से पहले इसका नाम गेट था। तो विश्व व्यापार संगठन जो है ये वैश्विक व्यापारों के नियम तय करता है। ये संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक यानी कि गेट GAAT का उत्तराधिकारी था और इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 से हुई थी। इसके सदस्यों की संख्या 164 है और यह संगठन सभी फैसले जो है वो सहमति से करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार जो है वो भेदभाव रहित हो, उचित प्रतियोगिताएं हो और बाजार तक सबकी पहुंच बढ़े। अगला प्रश्न है IAEA पर टिप्पणी लिखिए। तो ये एक ऊर्जा एजेंसी है, परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंग्लिश में इसका नाम है। स्थापना इसकी 57 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो वियना में है। ये संगठन चाहता है कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग हो और सैन्य उद्देश्यों में उसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जाए। यूएनओ के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों की आवश्यकता है। तो यूएनओ के सामने देखो, सबसे पहले तो यूएनओ की संगठन और बनावट में सुधार की आवश्यकता है। दूसरा, विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यकता है और न्यायाधिकार के मसलों की समीक्षा होनी चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से मामले ऐसे भी थे जिनमें अमेरिका की दादागिरी के चलते जो है वो न्यायपूर्ण मामला उनकी समीक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अमेरिका द्वारा इराक पे जो हमला था रासायनिक हथियारों को लेकर के, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय आने से पहले ही कर दिया गया था। तो इस प्रकार जो है इसके न्यायाधिकार के मसले जो हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली की 2 कमियां बताओ। तो सबसे बड़ी कमी तो ये है कि इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्य और हितों की छाप होती है। अगला है कि सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। केवल 5 देश हैं उनके पास विटो है और उनकी दादागिरी इसमें चलती रहती है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रभुत्व का कारण क्या है। तो इसके देखो कुछ कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि वर्तमान में जब एक ध्रुवीय विश्व हो गया है तो अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर है। दूसरा कारण ये है कि यूएनओ में सबसे अधिक बजट जो होता है वो अमेरिका देता है। तीसरा कारण ये है कि इसमें ज़्यादातर कर्मचारी जो हैं वो सारे के सारे अमेरिका के हैं। चौथा इसका कारण ये है कि इसका मुख्यालय भी अमेरिका में ही स्थित है। और सबसे बड़ा 5वां कारण ये है कि अमेरिका के पास वीटो पावर है, इसलिए वो किसी भी आदेश को मानने से इनकार कर सकता है। सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है। तो सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला कार्य है विश्व में शांति स्थापना करना। दूसरा, अपने निर्णय को लागू करवाने की कार्यवाही करना। तीसरा है किसी देश द्वारा भेजी गई शिकायत पर विचार करना। चौथा है झगड़ों को सुलझाने का प्रयास करना। तो इस प्रकार सुरक्षा परिषद के ये कार्य प्रमुख कार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि यूएनओ की 4 एजेंसियों के नाम बताओ। तो 4 एजेंसी इसमें टोटल 6 हैं यूएनओ के। तो सबसे पहले अपन लिख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। अगला है यूनिसेफ जो बच्चों और महिलाओं के लिए काम करती है। यूनेस्को जो धरोहर के लिए काम करती है। तो ये 4 अंग इसके हैं। 6 अंग सबका नाम लिखना है कि इसके प्रमुख 6 अंग कौन कौन से। तो अपन 6 अंग देखिए। महासभा इसका अंग है जिसको हम आम सभा भी कहते हैं। सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है,
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। हालांकि इस छठी जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसकी उपयोगिता अब खत्म हो चुकी है 1994 के बाद में, क्योंकि जो लास्ट टेरिटरी था पलाऊ वो आज़ाद हो गया, उसके बाद में इसकी कोई उपयोगिता नहीं बची है। तो प्रमुख रूप से 5 है अंग, और वैसे इसके 6 अंग है। अगला प्रश्न है, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनना चाहता है? या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो इसके पक्ष में हम इस तरह तर्क दे सकते हैं कि भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है चाइना के बाद में, हालांकि वर्तमान में लगभग पहले स्थान पर आ चुका है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 हिस्सा निवास करता है। दूसरी बात यह है कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है, और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने जितने भी शांति के लिए काम किए हैं उन सभी कामों में भारत का सहयोग रहा है। अगला प्रश्न है कि शांति बहाल के लिए प्रयासों में भारत ने ठोस भूमिका निभाई है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से उभरती हुई आर्थिक शक्ति, वर्तमान में भारत जो है वो आर्थिक शक्ति बनता जा रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भारत नियमित रूप से अपना योगदान देता है। तो ये प्रमुख कारण है जिससे भारत को जो है वो सुरक्षा परिषद में स्थायी दावेदारी मिलनी चाहिए। अगला इसमें है, सुरक्षा परिषद के लिए 4 आवश्यक मानदंड बताइए। तो सबसे बड़ा मानदंड तो यह है कि बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत हो, जो कि भारत है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो, तो भारत का योगदान नियमित रूप से है। आबादी के लिहाज से बड़ा हो, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। ऐसा देश जो लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है और मानवाधिकारों का सम्मान भी करता है। अगला प्रश्न है, विश्व शांति में सुरक्षा परिषद की भूमिका बताओ। तो सुरक्षा परिषद जो है वो विचार विमर्श, बातचीत, पूछताछ, मध्यस्थता, जांच पड़ताल, मेल मिलाप के माध्यम से शांति का प्रयास करती है। ये पंच निर्णय, न्यायिक समझौता, क्षेत्रीय व्यवस्थाओं और शांति में उपायों का प्रयोग करती है। परिवर्तन साधनों का प्रयोग करती है, जिसके अंतर्गत परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले या शांति भंग करने वाले या आक्रमणकारी राज्य के रूप में जो है यह पूर्ण आंशिक रूप से आर्थिक संबंधी, रेल, समुद्री, वायु, डाक, तार, रेडियो, संचार, इन साधनों कूटनीतियों विशोध कर सकती है और उसे अलग थलग कर सकती है। सुरक्षा परिषद जो अंतिम उपाय के रूप में वायु, जल और थल सेनाओं के सैनिक भी कार्रवाई भी कर सकती है। सैनिक कार्रवाई को शांति सेना द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के निम्न कारण है। पहला है, समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूरी है। दूसरे, ये संगठन सहयोग के उपाय जुटाने में सहायक होते हैं। तीसरे, ये संगठन नियमों और नौकरशाही की रूपरेखा तैयार करते हैं। चौथा है कि ये जो शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा के प्रतीक होते हैं, यानी यदि कोई भी कुछ भी नहीं करेगा तो हमें ये उम्मीद रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो शांति बनाने में सहयोग देंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र को सशक्त बनाने हेतु उठाए गए कदम बताओ। तो पहला कदम ये था कि एक शांति आयोग का गठन किया गया था। दूसरा ये है कि कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल होता है तो विश्व बिरादरी उसका उत्तरदायित्व लेती है। इस बात की स्वीकृति जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ देता है। तीसरा है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना की। चौथा है, सहस्त्रावधि लक्ष्य को प्राप्त करने की सहमति है। पांचवा की हर प्रकार के आतंकवाद की संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो निंदा करता है, और एक लोकतांत्रिक कोष का गठन भी उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। तो अब एक ध्रुवीय विश्व हो गया है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र की भूमिका खत्म नहीं हुई है। तो इसकी भूमिका को हम इस प्रकार जान सकते हैं। जैसे पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मुद्दों के बीच में बातचीत कायम कर सकता है। झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे पर 190 से अधिक देश, यानी कि वर्तमान में 193 देश है, तो उनको एक किया जा सकता है। शेष विश्व संयुक्त राष्ट्र के मंच के माध्यम से अमेरिकी रवैया नीतियों पर कुछ न कुछ अंकुश लगा सकते हैं, और आज के समाज और मुद्दों के बीच में जो विभिन्न तार आपस में जोड़ते हैं, आने वाले दिनों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ जाएगी और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका निरंतर बढ़ती ही रहेगी, इसमें घट नहीं पाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सुमेल उनके कार्यों के साथ कीजिए। इसमें मेल करने वाले हैं, जैसे सामाजिक और आर्थिक परिषद है, तो इसका काम जो है वो है कि सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, तो इसका काम है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण सहयोग और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, तो इसका कार्य है वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करना।
सुरक्षा परिषद का है तो इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। विश्व स्वास्थ्य संगठन है तो ये पूरे विश्व में सभी लोगों के उन्नत स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है। और विश्व व्यापार संगठन जो है ये सभी देशों के बीच में, सदस्य देशों के बीच में मुक्त व्यापार की राह आसान बनाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अपरिहार्य संगठन है, इसे निम्न कारणों से क्या आप सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो विश्व के लिए अपरिहार्य है? तो इसके हम निम्न कारण बता सकते हैं अपरिहार्य होने के। तो इसमें देखो, पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ही माध्यम है जिसके माध्यम से अमेरिका एक महाशक्ति है और बाकी विश्व के देशों को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के कारण ही उसने संघर्ष और आर्थिक विकास से निपटने के लिए देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ा योगदान ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के अलावा बाकी देशों की बातचीत करने का एक मंच प्रदान करता है जहां अमेरिकी दृष्टिकोण और नीतियों को संशोधित करना संभव है। यदि मान लीजिए यूनो नहीं होता है तो अमेरिका की दादागिरी पूरे विश्व पे ऐसे ही चलती है, उस पर अंकुश लगाने वाला भी कोई नहीं होगा। अगला है कि वैश्वीकरण के इस युग में जब आधुनिक दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कमियों के बावजूद इसका अस्तित्व आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि विभिन्न समाजों और मसलों के तार आपस में जुड़े हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता कहा जाता है कि पूरा विश्व जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसे डिपेंडेंसी थ्योरी कहा जाता है, एक दूसरे पर निर्भर रहने को। प्रौद्योगिकी सिद्ध करती है कि आने वाले समय में ये डिपेंडेंसी या पारस्परिक निर्भरता ये और बढ़ती जाएगी और ऐसी स्थिति में उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण मददगार साबित होगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों के अनुरूप होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने ये चौथा पार्ट किया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके प्रश्न हमने सारे देख लिए हैं, तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये प्रश्न पसंद आएंगे। आप इसको एक ऑडियो क्लास के रूप में भी काम में ले सकते हो और इसको 2 या 3 बार यदि आप रिपीट करोगे तो ये पार्ट आपको और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है या इसमें और क्या सुधार हम कर सकते हैं, किस तरह के प्रश्न हम और डाल सकते हैं या इसको कैसे डिस्क्रिप्टिव और बना सकते हैं। तो आपके सुझावों की उम्मीद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।